Okay, hello everyone. Firstly, please accept our sincere apologies for 5 minutes of delay due to some technical issues at our end. My name is Vikas Agrawal and I'm the founder of AIF and PMS Experts India. So we organize these knowledge-based sessions. We call it Ask the Expert Show. And with me, I have Mr. Pratik Agrawal. He has recently taken over, as executive director, business head, and investment strategies at Motilal Oswal AMC. Well, he brings about more than 28 years of rich experience in terms of investing, and I think he doesn't need any sort of introduction because before joining this, he used to work for ASK Investment Managers, spent good amount of time. In fact, he was instrumental in terms of building up the strategy, defining their strategy in terms of investments. And built the organization to the large extent, and then he has joined here. So आज का जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, हम लोगों ने जो चूज किया है कि प्रतीक अग्रवाल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आउटलुक जो है 2023 का मार्केट्स का वो कैसा लग रहा है। यहाँ से जनरली दिसंबर का महीना होता है जब एफआईआईज अपनी सेलिंग चालू करती है, बिकॉज बिफोर क्रिसमस दे नीड टू गो बैक एंड डू अकाउंटिंग, बट इस साल तो उनके पास बेचने के लिए बहुत ज्यादा एसेट्स होंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से काफी विड्रॉ किया हुआ है। तो आज इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे, बट उसके पहले मेरे पास में 2-3 क्वेश्चन है जो मैं प्रतीक जी को पूछूंगा और उसके बाद में हम चर्चा चालू करेंगे। सो प्रतीक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। आपने थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आपको बहुत बहुत बधाई एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस आपके नए अवतार के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन उसी से संदर्भ है कि आपने एसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर में काफी समय बिताया और आप इंस्ट्रूमेंटल थे पूरे उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डिफाइन करने में और ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। सो व्हाट मेड यू टू जॉइन हियर एट मोतीलाल ओसवाल? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे काफी समय बिताया था, काफी अच्छा, काफी खुशगवार समय बिताया था। वो हाउस अच्छी कंडीशन में है, दे आर डूइंग वेल। मोतीलाल अप्रोच्ड मी फॉर समथिंग, आई थॉट इट्स अ गुड चैलेंज, आई एक्सेप्टेड इट। सो वो हाउस भी बहुत प्रिय है मेरे को। अभी भी जब मैं कहता हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म, तो कई बारी मीन एसके ही होता है दिमाग में। मेरे को यहाँ पे आके जस्ट 2 ही महीने हुए हैं, अभी तक वहाँ पे 11.5 साल था। तो दोनों ही हाउस काफी प्रिय है। जब मैं वहाँ पे एसके में था तो अगर कोई और हाउस मुझे लगता था कि अच्छा है तो वो मोतीलाल ही था। So for me, life continues. I think on a Motilal platform, the power of ideation is huge. And all of my videos, all of my write-up, I keep saying this is a powerhouse of ideas. So the amount of energy which is seen in a Motilal is to be experienced, to be believed. It is an amazing platform. So I think मैं यहाँ आके काफी खुश हूँ. Lot of value I think I can add. Energies are there. उसको शायद एक दिशा में चैनल करने की जरूरत है. Hopefully I shall be able to do that. Right. So प्रतीक जी, एक चीज तो ऐसे सीखने को मिल रही है कि चाहे आपको 25 साल का करियर एक्सपीरियंस हो मार्केट में, चाहे 30 साल का हो, आप अगर डिस्कम्फर्ट में अपने आप को डाल के नए चैलेंजेस अगर लेना चाहते हैं तो काफी अपॉर्चुनिटीज है, और उसके लिए मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया। प्रतीक जी, एक जानना चाह रहे हैं कि आपका जैसा होता है ना, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन? आपने मोतीलाल ज्वाइन किया और आप एएसके से 12-13 साल की लेगेसी लेके निकले, तो एक पहला फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या है एएमसी के फंड हाउस लेवल? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था. दिस इज अ पावर हाउस ऑफ आइडियाज. हमारे पास प्राइवेट इक्विटी है जहाँ पे हम कंपनियों को बहुत छोटे स्तर पे देखते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं. नए बिजनेसेस को समझने की क्षमता इस ग्रुप के पास है. कई सारी बिजनेसेस जो आज के दिन बड़ी बिजनेसेस हैं, जैसे यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो शायद इस हाउस ने बहुत ही छोटे स्केल पे देखी हुई हैं. सो वो एक स्ट्रेंथ है हाउस की. दूसरे एएमसी हैं, हम लोग हैं, बड़ी रिसर्च टीम है. वी डू अ लॉट ऑफ वर्क आवरसेल्व्स.
फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है, किसी एक कंपनी को पैसे उठाने हैं, QIP करना है, वहाँ पे किसी सेक्टर में तब्दीलियां हो रही हैं जो कि बेहतरी की तरफ है, तो देयर इज अनदर टीम जो कि ये पिकअप करती है, रिटेल इक्विटी अलग। सो ओवरऑल जो जिसको कहते हैं सारी इंटेलिजेंस इस बिल्डिंग के अंदर है। लिफ्ट के अंदर का माहौल देखने लायक होता है, होल बिल्डिंग टॉक्स आइडियाज। सो दैट एनर्जी जो एक इस प्लेटफॉर्म पे है वो शायद एएस के छोड़ दीजिए किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी एक AMC की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हाउस की बात कर रहा हूँ जो कि सारा एक ही बिल्डिंग में सिमटा हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जो एक डिफरेंस है वो ये कि उस हाउस में, पहले वाले हाउस में शायद हमारे पास कम आइडियाज आते थे, हम ज्यादा फोकस करते थे और एक एक आइडिया से पूरा जूस निकालते थे, एक तरीके से सिंपली पुट इट वाज दैट। हियर जो भी हमारा एक बड़ा प्लेटर है इन्वेस्टी कंपनीज का, हम चाह रहे हैं कि उसको कंसोलिडेट हो करें। हम चाह रहे हैं कि अगर जो आज के दिन हमारा 184 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है उसको घटाएं, 150 इज द फर्स्ट टारगेट, मे बी लोअर वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और फिर मीनिंगफुल बिजनेसेस में इन्वेस्टेड रहें जो कि कई सारे फंड्स को पॉजिटिविटी प्रदान कर सकें, बजाय कि पूरा हाउस स्कैटर्ड रहने के। सो वी वांट टू डू दैट। चैनल एनर्जी इज बेटर फॉर बेटर आउटकम्स। तो इसी को थोड़ा सा डेवलप करता हूँ, वो ये कि अगर हम आइडिया जनरेशन में अच्छे हैं तो कहाँ पे आइडियाज गेट मैनिफेस्टेड फर्स्ट। ओके, जो मिड कैप पोर्टफोलियो होते हैं वहाँ पे आइडियाज का इम्पैक्ट पहला आता है। तो अगर आप हमारा मिड कैप फंड देखें तो वो शायद हर टाइम पीरियड पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है वर्सेस दी पीयर सेट। अगर आप हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें तो वो भी इसी तरीके से टॉप कोटाइल, सेकेंड कोटाइल किसी भी पीरियड में आप देखो तो दिखता है। ऑन दी ऑल्टरनेट साइड अगर आप हमारा BOP देखो तो वो बाकी किसी भी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज की जो बिकती हैं उनसे बेहतर कर रहा है। अगर आप IOP देखो जो कि हमारी एक स्ट्रेस्ड स्ट्रैटेजी है जो अच्छा नहीं कर रही है, बट उसका अगर आप पिछला 2-3 महीना देखोगे मेरे हिसाब से वहां पे काफी रिकवरी है। सो जो एक चीज मैं कह रहा हूँ ऑन माय वीडियोस, इन माय राइटअप्स, is ki one, Motilal is a house of ideas, huge energies. I mean, you enter the building and that hits you. Okay. Two, it's also the time for ideas. अभी हो सकता है पिछला 3-4 साल आइडिएशन हाउस के लिए अच्छा ना रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में डिसरप्शंस होते हैं, अगर बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है कि लार्जर कैप पार्ट ऑफ द मार्केट continues to do well, it gets benefited. तो जो लोग इंडेक्स के बाहर इन्वेस्ट करते हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो आई कैन टॉक लॉन्गर टर्म, वो मैंने अपने वीडियोस में बात की है, पर अगर मैं शॉर्टर टर्म कोविड से अभी तक के पीरियड की बात करूं तो कोविड वाज अ ग्रेट डिसरप्शन। आपकी जो भी पोजीशन थी, अगर पॉलिसी मेकर आके बोले कि मैं जब तक भारत से कोविड नहीं निकल जाता तब तक मैं लॉकडाउन रखूंगा, तो उसका माइंड पे क्या असर होता है, का इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होता है। मतलब हर एक आदमी अपने पोर्टफोलियो से रिस्क हटा लेता है और फिर उसके बाद आप देखते हो मार्केट रिकवर कर रही है, तो और जबकि कोविड केसेस कंटिन्यू टू राइज, दैट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ स्पेस। सो दैट हैपेंड। नाउ बिजनेस की रिकवरी जब हमने कोविड के बाद वापस इकोनॉमी को खोला तब शुरू हुई। बिजनेस की रिकवरी में पहले कौन वापस आया? पहले लार्जर बिजनेसेस केम बैक, राइट? एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन anybody who took a position outside of the index did not do well. Okay, then was this year when this fiscal, when the next part started to do well, the mid cap part, and our strategies which were positioned in the mid cap space have started to do well.
do well to an extent that some of them have are now looking good since inception. So both large and mid cap fund and mid cap fund both are looking good since inception. Now as the recovery strengthens going forward, जो हम सोच रहे हैं कि अगले साल होगा और हम आगे आगे भी इस पे बात करेंगे, तो शायद जो स्मॉलर मिड कैप और स्मॉल कैप पार्ट ऑफ द मार्केट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, एंड दैट शुड हेल्प a larger part of our platter, IOP, alternate strategy, to also come back, and including a flexi cap fund, where we have reasonable presence in all market caps. So it's somewhere in the middle, I think. By next 3 to 4 months, if this thought comes out right, we should see pretty sharp improvement in picking order. So जो हमारी स्ट्रेंथ है आइडिया जनरेशन की, आई थिंक जो टाइम है बाजार में, जो बाजार का समावेश है, वो शायद हमको टेलविंड प्रोवाइड कर रहा है, एंड वहां पे टू सस्टेन इट, फर्स्ट इज टू गेट देयर एंड देन द थॉट इज टू सस्टेन परफॉर्मेंस. उस पे भी हमने काफी काम किया है, वो शायद आगे हम बात करेंगे. जरूर जरूर प्रतीक जी, एक चीज और भी है. सो कमिंग बैक टू नाउ टॉपिक, थोड़ी बजाज की चर्चा करते हैं अभी. आपके हिसाब से 2023 में, जिसका आज हमारा टॉपिक भी है कि हाउ डज द मार्केट लुक लाइक इन 2023, तो अभी दिसंबर का महीना होने के बाद में अभी अर्निंग्स आनी चालू हो जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर का, और इसके हिसाब से पूरा जो साल है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से कैसा दिख रहा है? हालांकि आपने मंथली जो आपका वीडियो आता है वो आपने कंटिन्यू किया है, एसके के बाद में भी मोतीलाल में आपने वो वीडियो बनाया. सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका जो कमिटमेंट है इन्वेस्टर्स के प्रति वो काफी स्ट्रांग है. आपने बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं रखा कि मैं अभी ज्वाइन किया हूं तो अभी मैं पहले समझता हूं फिर वीडियो बनाऊंगा. आपने वीडियो बना लिया. तो मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट है कि शो मस्ट गो ऑन, और आपको वो वीडियो, इससे क्या होता है, हमारे इन्वेस्टर्स को लगातार इनसाइट्स मिलते हैं. तो हालांकि जितने एसके के इन्वेस्टर्स है उनको मैंने वो वीडियो भेजा कि ये देखिए सर ने, ये जो कि हर महीने हम करते थे, बट आगे से हम मोतीलाल के ओसवाल के क्लाइंट को भेजेंगे. तो आप थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या आउटलुक है बाजार के बारे में अगले साल? नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ. हर जगह मैंने यही कहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ. बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ. आप 97 से लेके इस साल तक आ जाए, जितनी आपकी अर्निंग्स ग्रोथ है, अर्निंग्स की जितनी कंपाउंडिंग है और मार्केट कैप की जितनी कंपाउंडिंग है, उसमें आधा 1% का फर्क है. दोनों मैच्ड है, दोनों 12% के करीब है. तो इसका मायने ये है कि हमारा मार्केट डिफेंसिबल वैल्यूएशन पे है, और आगे लॉजिकली स्पीकिंग अभी मार्केट हमेशा या तो आगे होता है फंडामेंटल से या थोड़ा पीछे होता है, तो वो हम छोड़ देते हैं. बट चांसेस ऑफ द मार्केट मेकिंग एज मच एज अर्निंग्स ग्रोथ इज हाई. मतलब अगर हम अगले साल 14% की अर्निंग ग्रोथ बोलते हैं तो करीबन उतना मार्केट को करना चाहिए. सो अगले 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग. चारों तरफ हमारे बाहर विदेशों में स्ट्रेस है, उसकी वजह से शायद उनके बाजार उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं. हमको आज के दिन उससे कम असर पड़ता है, क्योंकि दो चीजें हैं. एक, हमारी बिजनेसेस नॉर्मल चल रही हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉरेक्स का भंडार है जो अलाउ करता है हमको विदेशों से फास्ट ग्रो करने को, क्योंकि वी आर एबल टू फंड आवर इंपोर्ट्स. एवरी मंथ वी आर रनिंग ट्रेड डेफिसिट्स, वी आर एबल टू फंड इट थ्रू आवर फॉरेक्स. ओके, तो ये हमारे में, और लेट्स से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में एक डिफरेंस है. वहां पे फॉरेक्स घट गया है तो दे हैव टू स्लो डाउन द इकोनॉमी, क्योंकि अदरवाइज वो क्राइसिस में आ जाएंगे. हमारे साथ वैसा नहीं है, और इतना बड़ा भंडार है कि शायद 3-4 साल का फासला हम आराम से पार कर सकते हैं. दूसरा जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो अगर हम इंटरनल देखें तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन होती भी है तो हमारा जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है हमारी इकोनॉमी का, वो करीबन 18% है. तो यही पार्ट इम्पैक्ट होगा, इस पार्ट की ग्रोथ इम्पैक्ट होगी.
तो सपोज दुनिया 1% से स्लो होती है तो हमारे को कितना फर्क पड़ा, 18 बिप का फर्क पड़ा। अगर मान लीजिए 3% पे स्लो होती है तो आधे से 0.6% के बीच में फर्क पड़ता है भारत देश को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी मेक गुड। तो ये होगा शायद, क्योंकि बाहर एनर्जी नहीं है, बाहर पैसा बहुत महंगा हो गया है, लेस महंगा भी हो गया और कम भी मिल रहा है, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, ये मान के चलना चाहिए। तो अगर बाहर ये इम्पैक्ट होता है तो दो चीजें होंगी। एक, जो जो ड्रॉप हमारे एक्सपोर्ट्स में होगी उसको हमको मेकअप करना है, बट एक फायदा भी है। जो फायदा है वो ये कि तेल के भाव, जो हमारा सिंगल बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम है, वो घट जाते हैं। आप सोचिए अगर दुनिया ग्रो कर रही होती तो तेल का भाव किधर होता, ओके। और शायद जितना हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा कमाते, एक्सपोर्ट का रुपया करोड़ नहीं, जितना उसका मार्जिन कमाते, उससे ज्यादा तो शायद हम तेल के भाव कम होने की वजह से आज के दिन बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए चॉइस आज के दिन जरा मुश्किल है कि हम क्या चाहते हैं। इन अ लार्ज measure, lower oil price is making good the slowdown effect of global growth, okay। दूसरा, अगर कुछ रह भी जाता है तो हाउ डू वी मेक इट अप। अब आप सोचिए 24 में आपके यहाँ इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से पहले क्या हम नहीं देखते कि पॉलिटिकल पार्टीज भी स्पेंड करती हैं, गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है in nation building, in various schemes for the betterment of the people and so on। तो एक तरह से पैसा इकोनॉमी में जाता है। और usually the year before the elections is a tad better on economic growth, at least policy makers की तो ये पूरी कोशिश है कि लोग अच्छा करें जब वो इलेक्शंस में वोट करने को जा रहे हैं। कुछ छोटा मोटा जो भी है, they should be feeling good at the ballot boxes। So I am pretty positive कि this happens। तीसरी चीज ये है, हम 23 की बात कर रहे हैं, देखिए जो 24 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल 23 जो हम देखेंगे, फर्स्ट 2 क्वार्टर जो है हम यहाँ मार्जिन स्क्वीज देखी, ओके। मार्जिन स्क्वीज देखी जबकि कमोडिटी प्राइसेस घट रहे थे, वो इसीलिए कि आपने कमोडिटीज भर ली थी एट अ हायर प्राइस, जो आप क्वार्टर 2 तक खपा रहे थे। अब क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स जो आप धंधा करोगे वो नॉर्मल मार्जिन पे करोगे, वो लोअर कमोडिटी, आपकी इन्वेंट्री भी आ गई, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी ठीक हो गया, तो आप नॉर्मल मार्जिन पे करोगे। दैट नॉर्मल मार्जिन इन मेनी केसेस विल बी हायर देन व्हाट यू हैव सीन इन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2। तो आपको एक मार्जिन का बम्प अप मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज द अदर थिंग जो मार्केट देखेगी। अगर आप फेस्टिवल सीजन देखो, सो फॉर लॉट ऑफ वर्टिकल्स, नॉट ऑल बट लॉट ऑफ वर्टिकल्स, फेस्टिवल सीजन काफी स्ट्रॉन्ग गया है, जो कि थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में आएगा। तो आई थिंक ये भी एक चीज है कि अगले साल ग्रोथ है, अगले साल मार्जिन्स पूरे साल के शायद इस साल से बेहतर है, क्योंकि इस साल पहले 2 क्वार्टर में मार्जिन खराब थे, ओके। बैंकिंग जो कि इस साल का स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, एक polarized market है, banking has done very well। banking will continue to do very well next year। तो जहां जो अच्छा कर रहा है वहां पे कोई खराबी नहीं दिख रही, और जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कम अच्छा किया वहां पे बेहतरी दिख रही है, एटलीस्ट इन मार्जिन्स। So outlook for next calendar on this is good, it is not bad। Chances of the market making at least earnings growth kind of returns is high। उसमें एक ये जरूर है कि बाहर पैसे खींचे जाएंगे तो उसकी वजह से विपदाएं आएंगी, पर वो चूंकि हमारे पास अपना फॉरेक्स है, आई थिंक आरबीआई विल बी एबल टू protect the Indian economy from outside influences। So हमें अपने में फोकस रहना चाहिए, which is what we are doing। and फिर आप सोचो कि अगर केपेक्स आपकी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ती जा रही है, आपने लार्ज कैप कंपनीज को पिछले साल देखा, आपने मिड कैप कंपनीज को इस साल ऊपर आते देखा, तो क्या ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगले साल जो छोटी मिड कैप हैं या स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो भी अच्छा करेंगी।
एंड दैट इज द रीजन कि मैंने कहा इट विल बी गुड फॉर आवर स्ट्रैटेजीज, आवर फंड्स, जहाँ पे कुछ इस टाइप की बिजनेसेस भी हैं that can help us make up for some of the lost performance. प्रतीक जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका जो इनसाइट्स है बहुत ही मीनिंगफुल रहा कि आपने जो ये बताया इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हो सकती, बट आपके हिसाब से रिस्क कहाँ पे है सर? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क? अगर क्या मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग? मैं अगले साल पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगले 2-3 साल में क्या रिस्क मार्केट में जो दिख सकते हैं या इकोनॉमी? सो रिस्क कई दिशाओं से आ सकता है, पर हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे अगर आप कोई रिस्क देख पाते हो तो मार्केट अपने आप उसके लिए तैयार हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। इसमें अगर आपने कोई रिस्क फ्यूचर में देखा तो आपके यहाँ फ्यूचर्स मार्केट है, आप उस रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो जैसे ना आप यूएस में भी देखो, शॉर्ट पोजीशंस वर डिकेडल हाइज जब इकोनॉमी रिसेशन में जा रही थी, और फिर जब रिसेशन में जाती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट गिरती नहीं है, क्योंकि वहाँ पोजीशंस ऑलरेडी टेकन होती हैं। तो ये हमारा मार्केट इसी तरीके से थोड़ा अलग टाइप का मार्केट है। ये जैसा मार्केट हम पहले देखते थे उससे चेंज हो रहा है। इट हैज बिकम वेरी एफिशिएंट अनलेस अ रिस्क कम्स फ्रॉम अनफोर्सीन सोर्सेज, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज्यादा नहीं होता। ये एक चीज समझने की बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, अनफोर्सीन जो स्पेसेस है या जो मतलब हम शायद नजरअंदाज करते हैं जब मार्केट स्ट्रांग होती है, वो एक बड़ा होता है पॉलिसी रिस्क। पिछले 8-10 सालों में, सो वी आर एन इमर्जिंग कंट्री, लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। उस ज्यादा करने की कोशिश में भी कई बार हम डैमेज कर जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। So that could be one source of risk. We want to do more, and in the process we hurt ourselves. तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आज के दिन इसलिए है कि दशकों के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा समय वापस आ गया। मतलब हमने कई कई रेसेस छोड़ दी, मतलब हार गए तो कहना बेकार है, छोड़ दी, हम कभी दौड़े ही नहीं। मतलब चाइना पूरा बन के तैयार हो गया 90 के दशक में, हम दोनों सिमिलर ही थे। आज वो कहाँ, हम कहाँ। कई और कंट्रियां डेवलप हो गई, पर उनके डेवलप होने के बाद आज शायद वापस स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है कि हम अब शायद हमारा टाइम है। हमने पास में इतनी गलतियां की हैं कि डर लगता है कहीं हम वापस उन गलतियों को दोहरा ना दें और ये अपॉर्चुनिटी भी हमसे निकल जाए। तो आई थिंक हम्बल रहना जरूरी है। आई थिंक वॉच करना जरूरी है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग ठीक है कि नहीं, दुनिया हमको चाह रही है कि नहीं, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको सीज कर पा रहा है कि नहीं, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको पॉलिसी प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि हर एक चीज करने में रिस्क होता है, उसमें आप तबाह भी हो सकते हो। So is there a backstop, is there a helping hand being extended by the powers to be? क्योंकि कोई भी जो एक बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी है वो किसी एक एंटरप्रेन्योर की कोशिश पे नहीं बनी है। वहाँ पे हमेशा पॉलिसी मेकर, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट का एक तगड़ा हाथ होता है कि बेटा तो कोशिश कर, कुछ गलत हुआ तो मैं हूँ। So that confidence is needed. That confidence आज के दिन is probably being provided. तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, एंड यही वजह है शायद कि आफ्टर 8-10 years, आई थिंक फ्रैंकली आफ्टर 2001-2 शायद पूरा ही इंडिया इंक वापस से केपेक्स की तैयारी कर रहा है। कई लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, आप और मैं घर खरीद रहे हैं, पीपल आर बाइंग हाउसेस। कॉर्पोरेट केपेक्स पीएलआई वाला पार्ट तो जोर से चल रहा है, जो बाकी पार्ट है वहां पे भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। So I think government support is being felt. People are getting confident. ये जारी रहा तो we as an economy can take lot of जिसको कहते हैं रास्ते की रुकावट in our stride.
तो जो मैं बार बार कहता हूँ, पहले विपदा आती थी, हम छोटी इकोनॉमी थे, जब हम $500 billion थे एक टाइप की विपदा आए, हम हिल जाते थे, फिर हम $1 trillion हुए, शायद वी गॉट स्ट्रॉन्गर। अगर आप ह्यूमन बीइंग की लाइफ से देखो तो शायद 10-15 साल पहले हम टॉडलर थे, अब फिर उसके बाद हम शायद 10 से 15 साल की उम्र के हुए, अब आई थिंक वी आर इन आवर प्राइम यूथ। सो फ्रॉम नाउ टिल द नेक्स्ट 10 to 15 years, अगर पॉलिसी का सपोर्ट रहा तो इस देश में काफी ताकत है कि कई सारी ग्लोबल विपदाओं को संभाल ले, और शायद पोटेंशियल है कि जिस तरीके से चाइना डिलीवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड, नेक्स्ट डिकेड में एटलीस्ट टुवर्ड्स द लास्ट 5 years इंडिया प्रोवाइड्स दैट ग्रोथ बीकॉन। तो आई थिंक अगर इसको उल्टा करके देखें ना, तो देखिए हम लोग डरपोक लोग हैं, हमको हमेशा लगता है कुछ गलत हो जाएगा शायद। और ये जो डर है ना, जब हम बूढ़े होते हैं और जब हम छोटे होते हैं उस समय ज्यादा होता है। बच्चे को चोट लग जाएगी, बूढ़े को बीमार हो जाएंगे, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इन योर यूथ यू शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक मैं बूढ़ा हो रहा हूँ पर देश जवान है, देश की इकोनॉमी इज एंटरिंग द यूथ फेज। I think we should be more confident as investors as well. And the risk is that investors overdo the risk part and get left out in the equity rally. देखिए इक्विटी में ना बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, हम अभी भी विदेशियों को देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हो गया ब्लूमबर्ग पे, और वो पूछ रहा है व्हाई आर ऑफशोर इन्वेस्टर्स नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैंने कहा हु केयर्स, अब जो हमारा बाजार है वो हमारे पैसे से चलता है, बाहर वाले ऊपर जाए नीचे जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, ना तो वो हमें डाल रहे ना हम बाहर डाल सकते हैं। अगर हमारी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से ठीक है तो इट इज गुड। सो ये चाइना में 17 साल पहले हुआ, 2007 में उनका मार्केट भी विदेशी चलाते थे, अब वो दुनिया के सबसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर है। 17 साल बाद धीरे धीरे हमारा भी टाइम आएगा। So I think which is again a different position, different time, different confidence which is there in the people of India and investors of India and the markets of India. रिटेल इन्वेस्टर्स एक स्ट्रक्चरल तरीके से मार्केट में आ रहा है, HNI एक स्ट्रक्चरल तरीके से मार्केट में आ रहा है, which is making our markets reflect our fundamentals rather than the wishes of offshore investors. तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक बात है प्रतीक जी। इनफैक्ट मैं पिछले काफी सालों से सुन रहा हूँ और मिलने का भी सौभाग्य मिला, बट आपको पहली बार मैंने इतना बुलिश साउंड सुना है अपने से कि आपसे कि आप इंडिया को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। और ये जो डिकेड है, ऐसा जो आपने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बिलोंग्स टू, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो लेटर 5 years ऑफ द डेकेड, अगर सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इंडिया पार्टिसिपेट कर लेता है, तो फिर ग्रोथ का जो नंबर्स है वो कुछ और होंगे, थोड़ा और होगा यार। So coming back to now, so last question, we've already spent 30 minutes. So प्रतीक जी, अभी जैसे आपके पास हमें तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं AIF PMS एक्सपर्ट्स इंडिया, तो हम तो खाली AIF और PMS पे ही फोकस करते हैं, बट ये जनरली इन्वेस्टर का क्वेश्चन आता है, और ये आई एम श्योर ASK में थे तब भी हम पूछते थे कि आपके पास में AIF है, आपके पास PMS है, आपके पास म्यूचुअल फंड भी मोतीलाल ओसवाल में, जो आपके पास में वहां नहीं होता। तो निवेशकों का एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी गाड़ी में बैठूं मैं, तीनों गाड़ी अवेलेबल है, तो आपका कोई सजेशन रहेगा उनके लिए? या सो मोतीलाल एक अलग हाउस है, यहाँ पे चाहे आप म्यूचुअल फंड देखो, चाहे हमारे ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट देखो, सारे हाई कन्विक्शन फोकस प्रोडक्ट्स हैं। इन दैट मैनर वी आर अ स्टैंड अलोन हाउस। किसी भी फंड को देख लो, हमारे वो 30 स्टॉक से ज्यादा नहीं दिखेंगे, एक दो IPO वाले नाम दिखेंगे जो टेब में हैं, बट दैट इज व्हाट वी हैव डन। जो लंबे हमारे फंड थे उनको भी हमने कॉम्प्रेस कर दिया, हमने उनको डिसिप्लिन कर दिया। तो इन मेनी मैनर्स आवर म्यूचुअल फंड्स आर like hedge funds which are for showcase to retail people at the price of mutual fund, which I keep talking about, कि उनको एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल रहा है,
and performances are coming back. Now, on the alternate side, while the same high conviction theme continues, what we are also trying to do over and above this is कि हर एक फंड को एक थीम के साथ जोड़ रहे हैं. अब थीम क्या करती है? थीम ये करती है कि आप पैसे कैसे बनाओगे? आप बनाओगे डिस्काउंट टू वैल्यू और ग्रोथ इन अर्निंग्स से. तो कहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग्स ज्यादा समय तक कंटिन्यूड रहेगी, तो वो थीम्स करती है. अब जैसे हमारा NDTOP पोर्टफोलियो है. NDTOP मतलब नेक्स्ट $1 ट्रिलियन. अब अगर हम 3.5 हैं, 4.5 जाएंगे, तो कौन सी स्पेसेस इकोनॉमी की फास्टर ग्रो करेंगी? तो उस थॉट के साथ वो पोर्टफोलियो बन रहा है. तो अगर ग्रोथ ज्यादा हुई ओवर द नेक्स्ट 2 years इन दैट स्पेस, तो मैनेजर शुड बी एबल टू जनरेट सम बिट ऑफ अल्फा फॉर क्लाइंट्स. सिमिलरली हमारा वैल्यू एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे the thought is value migration. वैल्यू माइग्रेशन एक बड़ी थीम है. अगर आप बैंकिंग की स्पेस देखें तो ओवर टाइम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में काफी बिजनेस गया है. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे और उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर गेन किया है. तो इसी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एक थीम है जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन देखी जा सकती है, फील की जा सकती है ज्वेलरी के क्षेत्र में, मल्टीपल स्पेसेस. And this fund will then focus on those themes. So as a house, we will be high conviction house, but on the alternate side, we will build our portfolios basis a theme, which should make them probably grow faster, have that higher edge, and because of that, maybe the experience would be a tad different versus mutual fund. दूसरा, म्यूचुअल फंड में हम छोटे इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं, तो उसमें जो पोर्टफोलियो में रिस्क होता है उसको हमने कम करने की कोशिश की है. तो जो हमने इंटरनल रिस्क फ्रीडम्स दी हैं एक मैनेजर को, उसमें जो डिविएशन म्यूचुअल फंड में अलाउ किए हैं वो PMS और AIF के मुकाबले कम है. तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में इंडेक्स के अनुपात में कम डिफरेंशिएशन आएगा. PMS AIF में अगर हम सही गए तो बड़ा डिफरेंस आ सकता है. सो दिस इज मोर ऑफ अ HNI focused product, people who can take that risk. Mutual funds are more for retail or smaller HNIs, kind of products, or a part of a larger HNI. मतलब अगर 100 रुपया उसके पास है तो 30-40 हमारे म्यूचुअल फंड में लगाए, 5-10 हमारे PMS AIF में लगाए. मैं इसलिए पूछ रहा था क्वेश्चन, एंड बहुत अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया कि भाई आपके पास में तीनों व्हीकल अवेलेबल है, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी गाड़ी में बैठना है अभी. लेकिन ये ऑब्जर्वेशन रही है पिछले कुछ समय से प्रतीक जी की, आप देखे होंगे कैट 3 पर्टिकुलरली इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. आप देखेंगे आज 70,000 करोड़ का एम हो गया. और मेरा ये अनुभव है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने काफी लंबे समय से पैसा बनाया है 10, 15, 20 साल से, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सही है, नो डिनाइंग ऑन दैट, एंड पिछले 15-20 साल उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उन्होंने आगे आके AIF में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, स्पेशली कैट 3 में. और जो अल्फा का डिफरेंस दिख रहा है, हालांकि ये सस्टेनेबल नहीं, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि वहां ज्यादा रहेगा या यहाँ कम रहेगा, बट अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करता हूँ तो कई बार आप जैसा आपने बोला कि उसका जो अनुपात है वो बहुत बड़ा मिलता है. किसी जगह में अनुपात ऑलमोस्ट डबल का मिला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बेंचमार्क से, व्हिच टू माय माइंड वो जो है डिफरेंस ज्यादा रख सकते हैं. कौन से इन्वेस्टर को केटर करने के लिए वो फंड बना है उसका बड़ा डिफरेंस है. AIF में आप इन्वेस्टर के साथ एंगेज कर सकते हो, उसको AIF क्या करने की कोशिश कर रहा है बता सकते हो. जो हम करने की कोशिश करेंगे, वी विल डू अ फ्यू AIFs, वी हैव डन अ फ्यू AIFs. उसमें भी अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहे तो इन्वेस्टर फिर समझ के आ सकता है कि वो क्यों वो AIF खरीद रहा है, एंड फिर हमारा प्रॉमिस होता है कि वी विल continue to do what we have told to do, and hopefully by doing that the results will follow if the whole thought was good. So which is what an AIF or the alternate platform is all about.
आई थिंक इन्वेस्टर की उसमें सबकी जगह है। पीएमएस और एआईएफ में इतना जरूर कहूंगा कि एआईएफ जो है वो मैनेजर के लिए मैनेज करना आसान है, वो इन्वेस्टर के लिए भी आसान है, क्योंकि उसमें जो उसको रिटर्न मिलती है वो पोस्ट टैक्स मिलती है, उसको फिर से टैक्स की मारामारी नहीं करनी पड़ती है। पीएमएस थोड़ा मैनेजर के लिए और इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें बेसिकली एआईएफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, जैसा आपने बोला फंड मैनेजर को अपने हिसाब से वेटेजेस, सो मतलब ऐसा नहीं कि बाकी जगह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, बट यहाँ पे एआईएफ का प्लेटफॉर्म भी जो है पूल लेवल पे मैनेज होता है, एनएवी थर्ड पार्टी कैलकुलेट करता है, वहां पे म्यूचुअल फंड में आपको डेली एनएवी या मंथली एनएवी पर कितना है, बट बाकी की सारी चीजें पूल लेवल पे सेम लेवल पे मैनेज। अब ये फंड मैनेजर का कन्विक्शन है, अगर आपका कन्विक्शन है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा लेना है, वेटेजेस बढ़ाना है, तो उसकी आपको छूट मिलेगी, 10% तक आप जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, सो प्रतीक जी थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल से और हमारे इन्वेस्टर से बात की आज, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एआईएफ एंड पीएमएस एक्सपर्ट्स फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें हमें मतलब आपके जो भी आपने फ्यूचर अभी एंडेवर ज्वाइन किया है उसके लिए आपको फिर से वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, प्लेजर।